डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन के 30 डेज रेस्ट में आज हम आप लोगों को ज्योमेट्री सिमिलर ट्रायंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है और उसके कन्वर्स के बारे में जिक्र करेंगे। ये एक ऐसा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है कि ये एग्जामिनेशन में निश्चित आने की बात बन जाती है। 99% इसकी संभावना है कि ये जरूर क्वेश्चन आए। इस बार के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन को दिया गया है। तो आज हम इसे प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रूफ करने आप सभी जानते होंगे, लेकिन उस प्रूफ करने में कौन कौन सी बातों की जानकारी आपको रखना बड़ा ही जरूरी है, जो कि गलतियां अक्सर स्टूडेंट से हो जाती है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ उस थ्योरम को लिया हूं। पहले से ये क्वेश्चन और ये फिगर है। आप लोगों से गलती कहां हो जाती है मैं इसे बताना चाहता हूं। ये आप जानते हैं कि जब आप प्रूफ करना चाहेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन लेंगे, कैसे क्या करेंगे, आप जाने। इस जगह पर जब आप आते हैं एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एडीई और बीडीई का रेशियो लेते हैं जो कि लेफ्ट साइड से रहता है, तो ये रिजल्ट आपके सामने में आते हैं। और जब सिमिलरली लिख करके आप उसके राइट साइड को देखते हैं तो आपके ये रिजल्ट आते हैं। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं। कुछ स्टूडेंट से क्या हो जाती है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड लिख करके ये दोनों रिजल्ट को एक साथ दिखा देते हैं, यानी कि इक्वल कर देते हैं और मान लेते हैं कि वो प्रूफ हो गया। ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहां पे क्या करना रहता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के बाद में आपको एक स्टेटमेंट जो कि 9th क्लास की स्टेटमेंट है उसका जिक्र यहां करना पड़ता है। वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो कि आप सभी जानते हैं, ऑन द सेम बेस। यहां बेस का जिक्र अगर किया जाए तो कौन है, तो वो है डीई। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, है ना। पैरेलल लाइन कौन कौन है, तो डीई पैरेलल बीसी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट का यूज करने के बाद में आपको लिखना पड़ता है कि जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और तब कहीं जाकर के आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसका जिक्र करें जरूर। अब आप देखें कि मैं ये बात को क्यों कह रहा हूं। कुछ स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसे लिख देते हैं। यहां जरूरी समझने वाली बात क्या है कि ये दोनों अभी अलग अलग हैं, इसे इक्वल होने का कोई रीजन नहीं है। ये इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। आप अगर इसे ऐसे समझें कि ये लड़का पक्ष है और ये लड़की पक्ष है और ये मीडिएटर है, ये अगर नहीं लिखेंगे या ये बात अगर नहीं लिखी जाएगी जो कि ये कहां नजर आ रही है बीडी, तो आपको यहां पे दिख रही है, और ये जो सीईडी कहां है वो यहां दिख रही है। इसी रीजन के वजह से इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में ये दोनों अब इक्वल होने जा रहे हैं। तो इसका ख्याल रखना बड़ा ही जरूरी है। तब जाके कहीं होगा एडी बाई डी बी इक्वल्स टू एई बाई ईसी, तब ये जाके प्रूफ होगा। तो ये जो गलतियां कुछ स्टूडेंट से, मैंने कहीं कहा कि सभी से, कुछ स्टूडेंट से ऐसी हो जाती है कि इस स्टेटमेंट को गोल कर जाते हैं, ये बातों का जिक्र नहीं कर पाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नंबर कट जाएगा, बल्कि हो सकता है कि मिले ही नहीं। तो ये बात ख्याल रखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। अब इसके हम लोग आ जाते हैं कन्वर्स में। तो कन्वर्स वाले क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए अभी तक कभी एग्जामिनेशन में नहीं दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसे एकदम से इग्नोर करके चलें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी कब इंपॉर्टेंट है, जब आपको प्रोपोर्शनल रीजन में कुछ ना कुछ बातें दे दी गई, जैसे सपोज दैट ऐसे लिख दिया गया एडी बाई डीई। अगर आपके क्वेश्चन में पहले से है एडी बाई डीबी,
AE बाई EC, AE बाई EC, या कभी आपके क्वेश्चन में कहीं पर ऐसे जिक्र कर दिया गया है गिवन में AD बाई AB और AE बाई AC, या फिर कभी अगर ऐसा हो गया है कि DB बाई AB या फिर EC बाई AC। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर ये तीनों रिजल्ट में से कोई भी रिजल्ट दिया गया है तो आप यहां पे बाय कन्वर्स ऑफ BPT के लिखने के बाद में ये लिख सकते हैं कि DE पैरेलल BC। तो आप समझें कि इसके पहले वाली बातों में सिर्फ बाय BPT का यूज हो रहा है, लेकिन यहां बाय कन्वर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जब हमें इस तरह से जो है कि प्रोपोर्शनली मिल गया या रेशियो में मिल गया, रेशियो इक्वल हो गए, तब जाकर के कन्वर्स का जिक्र हम लोगों को करना है और इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब ये तो हो गई कुछ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स की बातें। जरूरी बात जो आपको इससे अलग समझना जरूरी है कि आपके एग्जामिनेशन में 32 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके NCERT टेक्स्ट बुक में उसका जिक्र बहुत कम या हिडन कंडीशन में है। तो उसके लिए आप कौन सी बुक करें? पहले ये 32 मार्क्स के क्वेश्चन कौन है इसके बारे में मैं बता दूं। 18 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्टली रहते हैं और 2 क्वेश्चन मल्टीपल ही रहते हैं असर्शन रीजन वाले, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि सबसे शुरू में सेक्शन ए में रहते हैं। अब सबसे लास्ट के सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन, वो 4 3 जा 12 मार्क्स के होते हैं। तो 20 और 4 32 मार्क्स के लिए आपको कहां से सबसे बेहतर जगह या कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप विश्वास करें एग्जाम्पलर के हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होते हैं और मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसी से लिए जाते हैं। असर्शन रीजन के लिए आप एक्सरसाइज के सेकंड एक्सरसाइज को देखें हर एक चैप्टर का, ठीक है, वहां पर यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन अब असर्शन रीजन के लिए अप्लाई होने लगे हैं। बाकी केस स्टडी तो समझबूझ का चीज है, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट को बारीकी से अगर पढ़ी जाए तो बड़ी इजी वे में और बड़ी कम समय में उसके आंसर दिए जा सकते हैं। तो विश्वास करें अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी होगी, आपको चालाकी के साथ स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई करनी होगी, तभी आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भरपूर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बल्कि 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। अभी भी समय है, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अंतिम समय में भी आप एक बेहतर प्रयास और सही डायरेक्शन में अगर आप अपना प्रयास करेंगे तो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। थैंक यू।